हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, इसलिए हमारी जो पुरानी क्लास है, उस क्लास में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए हमने क्लास को बंद करके फिर से शुरू किया है। हम एक बार शुरू से सभी प्रश्नों को फिर से देखेंगे। देखिए, मैं फिर से एक बार आपको बता दूँ कि टेस्ट सीरीज़ जो है, वो हमें कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के उद्देश्य से लाई गई है। इसीलिए आपके सबके साथ मिलकर मैं हर एक टेस्ट का जो पेपर आपको दिया जा रहा है उसका आंसर राइटिंग मैं खुद भी करता हूँ, करूँगा और हर एक पेपर के हर एक प्रश्न पर मैं डिस्कस करूँगा कि इस प्रश्न में क्या लिखने पर बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे, क्या लिखने पर हम कमियाँ अपनी ढूँढ लें, क्या लिखने पर आपको अपनी जो है कमियाँ पता चल जाएगी। इस तरीके से हर एक प्रश्न पर हम बात करेंगे। शुरू से एक बार फिर से इन 4-5 प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जिन पर अभी हम बात कर चुके हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे था या आपको एग्जाम में लिखने के लिए दिया गया था कि भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो बहुत सरल प्रश्न था। ऐसी स्थिति में हर एक बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया होगा। उन 5 प्रदेशों के नाम लिखे होंगे हर बच्चे ने, जो कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं। कौन-कौन से प्राकृतिक प्रदेश हैं? हिमालयी, उत्तर का मैदान, हमारा प्रायद्वीपीय भारत, मरुस्थल और तटवर्ती क्षेत्र या द्वीपीय क्षेत्र, ये हमारे 5 भारतीय क्षेत्र हैं या प्राकृतिक क्षेत्र हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है आपको यहाँ 1.5 नंबर का ही जो फ़ायदा है वो मिले। इसका रीज़न क्या है कि ऐसे इसी स्थिति में जब हमने पूरे प्रश्न का उत्तर 5 में से 5 जैसा लिख दिया है, 5 के 5 भागों के नाम लिख दिए, फिर भी नंबर कम मिले। इसका रीज़न हो सकता है कि आपने वो आधार ना लिखा हो जो कि ज़रूरी था इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न की जो मूल बात थी वो आधार बताना थी। भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत के 5 प्राकृतिक विभाजन या भारत को 5 भागों में बाँटा जा सकता है। ये इसकी जान है, ये लाइन लिखनी है और फिर उन 5 भागों के नाम लिखने हैं, तब जाकर के आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। 1.5 से आपको संतुष्ट नहीं होना है, तुम्हें 2 में से 2 स्तर पर पहुँचना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर या आपको था पूछा गया था। बंगाल की खाड़ी के में बहने वाली या जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनके नाम लिखिए। सिंपल सा प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी हमारे भारत के पूर्वी दिशा में, तो आप ये कह सकते थे कि पूर्वी दिशा अर्थात बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियाँ ये हैं। उन 3 नदियों या 2 नदियों या 5 नदियों के 4-5 नदियों के नाम गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपको बताना था। यहाँ मेरे पास स्पेस बची हुई थी इसलिए हमने एक चित्र बना दिया। वहाँ हमने भारत का एक छोटा-सा चित्र बना करके ये बंगाल की खाड़ी से कुछ नदियाँ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए बता दिया। अगर आपके पास स्पेस हो तो आप ऐसा कार्य करें, ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमें मैप बनाना हो। मैं यहाँ साफ-साफ शब्दों में आपको पहले ही बता दूँ कि हर जगह मैप बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल के जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये है कि वो कोशिश करते हैं कि हर एक प्रश्न में मैप बना दिया जाए। नहीं भाई, हर एक प्रश्न में मैप नहीं बनाया जाता है। खैर जियोग्राफी में आपको मैप बनाने की ज़रूरत होती है, यहाँ मैपिंग करनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे हिस्ट्री में भी मैप बनाते हैं, फालतू की ऐसे-ऐसे मैप बनाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जियोग्राफी में भी वहाँ मैप बनाना है जहाँ उसकी ज़रूरत है, हर जगह मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो था पश्चिमी विक्षोभ क्या है? और बड़ा सरल सा प्रश्न था कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है? सब लोगों ने इसका आंसर किया होगा, मैंने इसका आंसर क्या किया है? ऐसे चक्रवाती तूफान, देखो यहाँ हमने इतने से एक जरा से डब्बे में ये बताया कि ये क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये जो क्या पूछा गया है ना, उसने इसका आंसर जरूर करना है। बच्चों ने इसकी 3 विशेषताएं बता दी होगी कि भारत में इस महीने में इतनी-इतनी परसेंट वर्षा होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें उसके बारे में क्या पूछा गया और क्या का आंसर करना है कि भाई ये चीज़ क्या है? ऐसे चक्रवाती तूफान जो भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, ये होता है वो। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा जगह बची है तो फिर मैं फालतू की बातें जोड़ूँगा। क्या जोड़ा हमने? पछुआ पवनें और जेट प्रवाह के साथ उत्तर-पश्चिम भारत में प्रवेश करते हैं और सर्दियों में भी वर्षा कराते हैं। हमने एक्स्ट्रा जगह पर यूटिलाइजेशन करते हुए 2 बातें जोड़ी, ऐसे हमें प्रयास करना है। हमें ऐसा कोशिश करनी है कि भैया जो हमने लिखना है, मूल प्रश्न जो पूछा है उसका तो आंसर कर ही दें। साथ में जो एक्स्ट्रा बातें हम जोड़ सकते हैं वो हम जोड़ने का प्रयास करें। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2023-24 में भारत में शीर्ष चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं?
इस क्वेश्चन का 80% 90% स्टूडेंट आंसर करते हैं, पहला राज्य ये, दूसरा राज्य ये, तीसरा राज्य ये, और इसके बाद भी, और ये सही लिखने के बाद भी उन्हें 2 में से 2 नंबर नहीं मिलते। इसका रीजन है, आपसे जो वर्ष पूछा गया है आपको उसी का रेफरेंस देते हुए आपको आधार बताना होता है कि आप, या सोर्स बताना पड़ता है कि आप ये कहां से लिख रहे हैं। आप इकोनॉमिक सर्वे के कंटेंट यूज कर रहे हैं, आप कृषि जो हमारा कृषि मंत्रालय उसकी साइट से कंटेंट को लिख रहे हैं, यहां वो लिखो कि 2023-24 के आर्थिक सर्वे के अनुसार इस साल में इतना इतना उत्पादन रहा, या इन इस राज्यों का प्रथम स्थान रहा, तब आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। तो अब हमें ये बात सुधारनी है कि अधिकतर, मुझे पता है आप लोगों ने जो आंसर राइटिंग का लगभग 32-33 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था कल का, और उससे ये पता चला कि नहीं भाई, कोई भी स्टूडेंट पूरी तरह सही नहीं लिख रहा है। आंसर लिख रहे हैं, वन पहले पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, लेकिन इससे 2 में से 2 नहीं मिलेगा, 2 में से 1.5 मिलेगा। आप सोर्स बताओ, आप वर्ष बताओ। और एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है यहाँ, वो इस प्रश्न में आपको पता चलेगी, 5वां प्रश्न भी ऐसा ही था। वर्ष 2023-24 में भारत में सर्वाधिक श्री अन्न उत्पादन करने वाले राज्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी वैसा ही प्रश्न है। देखो हमने क्या आंसर किया, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपको ये सोर्स बताना है, फिर सर्वाधिक अन्न उत्पादक राज्य में ये पहला, दूसरा ये, तीसरा ये डालना है, और अगर इनमें एक पॉइंट लिखना पड़े अनुमान, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आप मुझसे कोयले उत्पादन पूछ लें कि भारत में 2023-24 में कोयला उत्पादन कितना हुआ, या 24-25 में कितना हुआ, तो क्योंकि अभी तो मार्च खत्म नहीं हुआ है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। इसके खत्म होने के 6-8 महीने बाद हमारे पास जो है वो पक्के आंकड़े आते हैं, उसके पहले तो हम अनुमानों पर जिंदा होते हैं। तो अनुमान जो है अगर वो है, तो आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा कि अग्रिम अनुमान के अनुसार, ऐसा लिखें आप। जब जब आप ये बातें लिखेंगे तो आपका फुल प्रूफ आंसर होगा, फिर कोई काट नहीं पाएगा उसे। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं भैया हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जैविक कृषि से क्या आशय है। ऐसे प्रश्नों में अधिकांश स्टूडेंट जो है वो उसकी विशेषताएं बताना शुरू कर देते। नहीं भाई, जब आपसे यहाँ साफ साफ शब्दों में पूछा कि क्या आशय है, तो आप बातों को ना घुमाते फिराते हुए सीधे उस वर्ड की परिभाषा बताएंगे। अब ये नहीं बताएंगे कि जैविक कृषि शब्द का अर्थ क्या है, इसका ये फलाना ढिमाका विशेषता है, कुछ नहीं चाहिए, सीधे परिभाषाएं बताइए। देखिए हमने क्या लिखा है, कृषि की ऐसी पद्धति, तो हमने पहली लाइन में ये स्पष्ट कर दिया कि ये कृषि की पद्धति है जिसमें रासायनिक खाद और उर्वरक कीटनाशकों के स्थान पर हरी खाद, फसल चक्र और कंपोस्ट आदि का प्रयोग उत्पादन क्रिया के लिए किया जाता है। आपको यहां पहुंचना है। देखिए प्रश्न की मूल मांग क्या है, अगर उसने हमसे क्वेश्चन पूछा क्या आशय है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए उसमें आपको सबसे पहली लाइन में कि ये चीज क्या है, तो जैविक कृषि कृषि की एक पद्धति है, ये पॉइंट लिखा हो, फिर कॉमा लगा के आप प्रेजेंट करें कि जब हम कीटनाशकों और रासायनिक खाद के स्थान पर जो नई पद्धतियां हैं उत्पादन को बढ़ाने की उनका प्रयोग करते हैं। नई पद्धति कौन सी, हरी खाद, कंपोस्ट, फसल चक्र, इनका उपयोग करके उत्पादन बढ़ाना। अब अगर आपके पास जगह बची है तो फैक्ट लिख दो, जैसे मैंने लिखा इनके जनक अल्बर्ट हावर्ड है। फिर आपके पास और जगह बची हो तो आप करंट अफेयर जोड़ दो, जैसे पहला राज्य जैविक कृषि वाला शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम था, वह सर्वाधिक जैविक कृषि करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जितनी जगह बची हो उतने आप एक्स्ट्रा फैक्ट डाल दो, अगर जगह नहीं बची है तो मत डालो, आगे बढ़ जाओ, 2 नंबर मिल जाएंगे इस परिभाषा को लिखने पर। हमें बहुत लोड नहीं लेना है, या 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाई पारिस्थितिकी संतुलन से आप क्या समझ से के लिए कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जैसे 30-32 बच्चों ने जो टेस्ट दिया उसमें क्लियर रहा कि उन्होंने सबने लिखा कि 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, तो उसे हम पारिस्थितिकी संतुलन वाला क्षेत्र कहेंगे। लेकिन ये किसने कहा है, ये जरूरी है। अब देखिए अब मेरे आंसर में क्या लिखा गया है, IUCN है ना, इंटरनेशनल यूनियन। अब वो फुल फॉर्म भले ही मत लिखो, आप सीधे शॉर्टकट कह दो, वर्ल्ड बैंक होता तो WB लिखते या वर्ल्ड बैंक लिखते, IMF होता तो IMF लिखते।
IUCN की जगह IPCC होता तो उसका नाम लिखते। IUCN के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए कम से कम 33% भाग पर वन होना चाहिए। ये पूरा आंसर हो गया। आपने केवल अगर 33% लिखा होता तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको 2 में से 2 नंबर देता। हो सकता है कि वह ऐसी स्थिति में आपको 1.5 नंबर दे दे, या 1 में 1/2 नंबर से भी 2 नंबर 1.5 नंबर से आपको काम चलाना पड़े, हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरा आंसर करते हैं, ये है पूरा आंसर, IUCN के अनुसार इतने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होंगे तो उसे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा, ये सही आंसर होगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाने के कारखाने कहाँ स्थित हैं? बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाने के जो कारखाने हैं वो सबको पता है नागदा में है, और नागदा उज्जैन जिले में पड़ता है। लेकिन हमने देखो उसे कैसे मोल्ड किया। कृत्रिम रेशा बनाने की सबसे बड़ा कारखाना पश्चिमी मालवा अर्थात नागदा उज्जैन में है। साथ ही इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में भी कुछ कारखाने हैं। ये आपकी पूरी बात हो गई। अब इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इसी के टाइप का है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित भारत सरकार की योजनाएं। अब कुल मिलाकर के 3 लाइनें हैं तो 3 ही योजनाएं लिखो। लेकिन अगर आपको याद है तो उनके साल जरूर लिखो। इनके साल क्या लिखने हैं? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, इसका साल हमने लिख रखा है। आपको थोड़ा सा अगर जूम करने पर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं छोटा करता हूँ। यह लिखा हुआ 2020। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017-18, मेगा फूड पार्क योजना 2008। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि हमें उस क्वेश्चन का पूरा आंसर करना है। यहाँ अगर आप साल नहीं भी डालेंगे तो नंबर मिलने के चांस ज्यादा है। आपको ऐसे प्रश्नों में 3 योजनाओं के नाम कम से कम लिखने हैं। बहुत ज्यादा मत लिखो, लेकिन कम से कम 3 लिखो। भले ही प्रश्न 2 नंबर का है, लेकिन आप 3 लिखें ताकि हम शब्द संख्या पर भी पहुंच जाए। 2 योजना में हो सकता है आप 8 ही शब्दों पर पहुंचे, क्योंकि उसने 10 से 15 शब्द लिखे, इसलिए उन पर भी पहुंचना है। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा? यास चक्रवात के बारे में बताइए। देखो, कभी भी किसी चक्रवात या किसी ऐसे शब्द के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है कि वो क्या है या किस वैरायटी का चक्रवात है। फिर ये बताना है कि वो कहां और कब आया। ये 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो मई 2021 में आया, इसका नामकरण ओमान ने किया, और प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती प्रदेश। एक छोटा सा मैप बना करके ये एक गोला लगाया और ये एक गोला लगाया और बता दिया कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को कैसे इसने प्रभावित किया। फुल प्रूफ आंसर हो गया। 3 चीजें बतानी थी, मैप नहीं भी बनाते तो चल जाता। क्या बताना था? उसका ना उसकी वेराइटी की, कैसा चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, पहली बात हो गई। मई 2021 में आया था, इसका नामकरण ओमान ने किया, और प्रभावित क्षेत्र ये है। अब इसमें बताने को कुछ बचा ही नहीं। अब चाहो तो फिर बहुत सारी बातें हैं कि इसकी स्पीड क्या थी, इसने कौन सा नुकसान कर दिया, लेकिन इतने में मूल बात जो पूछी गई है वो आंसर हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स का कंपैरिजन कर रहे होंगे और अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे होंगे। हर एक मोमेंट पर, हर एक क्षण, हर एक पल आपको अपने आप में सुधार करना है। अगला पॉइंट क्या है? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। भाई, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पूछे। अब देखिए यहाँ फिर वही बात आती है, आपको आधार बताने पड़ेंगे कि आप कहां से ये बातें कह रहे हो। जनसांख्यिकी सर्वेक्षण के अनुसार वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, अन्य में शिक्षा का स्तर और आर्थिक स्थिति। क्योंकि मेरे पास जगह भी थी, मेरे पास स्पेस बच रही थी, और मेरे पास बातें भी मुझे याद थी, इसलिए मैंने 5 लिख दी। अगर आपको ये 5 नहीं याद है तो आप 4 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, चलेगा। लेकिन आधार जरूर बताओ कि आपके अनुसार ये कहां, आपके अनुसार थोड़ी पूछा है उसने। वो तो यूं पूछ रहा है कि भाई जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण किसी के अनुसार आप बताओ, तो आपको ये जरूर आधार बताना है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचना प्रणाली में मुख्य घटक कौन से होते हैं? ये बहुत सामान्य प्रश्न है, इसका आंसर आप सबने सही लिखा है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ आधार होता ही नहीं है, यहाँ कोई आधार बताने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर कर दो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी लिखिए, का नाम लिखिए, है ना।
मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इसकी ऊंचाई इतनी है। जिन लोगों ने ये दो बातें भी लिखी होगी कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी ये है और उसका ऊंचाई ये है, वो भी स्पेसिफाई बहुत अच्छे से, मीटर वीटर लगाना ना भूलें। जिन लोगों ने मीटर नहीं लगाया होगा, केवल 1172 लिख दिया होगा, समझो उनको 1.5 नंबर या 1 नंबर मिलेगा। मेरे पास स्पेस थी इसलिए मैंने एक मध्य प्रदेश का चित्र बनाकर यहाँ बुंदेलखंड दर्शा दिया और यहाँ स्टार लगाकर वो सिद्ध बाबा भी दर्शा दी। जगह हो तो कर दो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये मीटर नहीं लिखना, फिर उसकी ऊंचाई नहीं लिखना, ये थोड़ा सा एक नादानी हो जाती है कि हमें जहां नंबर पूरे मिलने होते हैं वहां भी फिर अधूरे नंबर मिल जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मध्य प्रदेश में सोप स्टोन टैल्क कहाँ पाया जाता है? सोप स्टोन टैल्क, पहले तो ये बताओ कि ये चीज क्या है भैया। देखो, सोप स्टोन टैल्क या स्टीटाइट एक रूपांतरित चट्टान है जो जबलपुर के भेड़ाघाट, नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब ये पूरा आंसर हो गया। आपने हो सकता है कि आंसर लिखा हो कि जबलपुर में मिला, नर्मदा घाटी में मिला, लेकिन आप स्पेसिफाई नाम लिखो ना, क्या दिक्कत आ रही है? हमारे पास शब्द तो है। तो जबलपुर के भेड़ाघाट लिखा हमने आंसर में, नर्मदा घाटी स्पेसिफाई कर दिया जिला ना बताते हुए, इसके बारे में भी लिख दिया कि ये एक रूपांतरित चट्टान है। अब पूर्ण रूप हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इससे पूरे नंबर मिलने के चांस है। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कत्था बनाने के कारखाने कहाँ हैं? देखो, पहले हमारे पास स्पेस थी, जगह बची थी, इसलिए नाम बता दिया। ये डिटेल में बता दिया कि खेर नामक पेड़ से प्राप्त आर्क, अर्क, अर्क होता है ना, उसका जो रस होता है अर्क बोलते हैं उसे, जिसके कारखाने बानमोर मुरैना, देखो इसके इसमें चाहो तो आप ये पॉइंट जोड़ सकते थे कि उस अर्क से प्राप्त जो चीज है उसे ही हम कत्था कहते हैं और उसके कारखाने बानमोर मुरैना और शिवपुरी में स्थित है। इस तरीके से हमें केवल नाम ना बताते हुए एक बात जोड़ देनी, क्योंकि जगह है हमारे पास, जोड़ी जा सकती है। इससे आपका आंसर फुल प्रूफ हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं बच रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम बड़े प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। जो हमसे 7-7 नंबर के प्रश्न पूछे गए उनमें हमने क्या-क्या कमियां की हैं उन पर आते हैं। मैं फिर बता दूं कि यहाँ से आंसर जो है पूरी तरह पॉइंट वाइज होने चाहिए। मैंने 10 प्रश्न लिखे और 10 के 10 पॉइंट वाइज हैं, आपको दिखाता हूं। पहला प्रश्न था सतपुड़ा मेकल श्रेणी की का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब देखिए, हमें पहले बनानी होती है, वही मैं पहले बता चुका हूं कि क्वेश्चन के आंसर राइटिंग का जो पैटर्न होता है वो पहले भूमिका होती है, फिर हमारा विषय वस्तु या फिर मेन बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होता है। खैर, आप कोशिश करिएगा कि जो जियोग्राफी है उसमें कंक्लूजन ना लिखें, क्योंकि जियोग्राफी में कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है। एक पैटर्न होता है कि कंक्लूजन ना लिखा जाए। तो जबकि हिस्ट्री में, पॉलिटी में, संविधान में, इनमें कंक्लूजन मस्ट है, जरूरी होता है, लेकिन जियोग्राफी में नहीं लिखोगे तो चलेगा, उसका हिस्सा नहीं माना गया है इसे। आंसर पे आ जाओ। मध्य प्रदेश के दक्षिण में नर्मदा के समानांतर फैली हुई पर्वत श्रेणी सतपुड़ा मेकल पर्वत कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के 11% भूभाग पर है। ये क्या हो गई हमारे क्वेश्चन की? ये हो गई भूमिका। हमने असली में परिचय दे दिया कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी क्या है, क्योंकि उसने हमसे संक्षिप्त परिचय पूछा तो हमने क्या बताया। और फिर आ गए, इसके प्रमुख 3 भाग हैं, 3 भागों में बांटा हुआ है। पश्चिमी भाग गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से बुरहानपुर दर्रे तक, इसमें राजपीपला, अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़ पहाड़ियां आती है। ये उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हो गई। दूसरा, मध्य भाग, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गौलीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी इसी में आती है। तीसरा, पूर्वी भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। मेकल श्रेणी, अमरकंटक श्रेणी, नर्मदा सोन और जोहिला नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। ये पूरी बात हो गई। साथ में एक मैप बना दिया और जहां हमने इस पर्वत को, ये यहाँ से एक मैप बना करके इस पर्वत को हमने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके भी बता दिया कि ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। इस तरीके से जब हम प्रेजेंट करते हैं, मैप भी हो गया, पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, भूमिका हो गई, वर्णन हो गया, तो ऐसे प्रश्न में आपको 7 में से 4 से 5 नंबर मिलने के चांस होते हैं। अगर आप इतनी बातें नहीं लिखते तो हो सकता है आपको 3 नंबर से संतोष करना पड़े, ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिमालय का भौगोलिक महत्व बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, हिमालय का भौगोलिक महत्व। लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसे प्रश्नों में हमें भूमिका लिखनी होती है और फिर मेन बॉडी पर हम
मेन बॉडी पर आते हैं। तो भूमिका हमने कैसे लिखी है, भारत के उत्तर में मुकुट के समान स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला जो भारत की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है, इसका महत्व। अब पॉइंट वाइज आपने महत्व लिख देना है, जो बड़ा आसान है। देखो, क्या आपको जो 5 पॉइंट उस समय याद आ रहे हो, हिमालय के महत्व में मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करवाता है, सदावाहिनी नदियां यहां से निकलती है जिससे सिंचाई, जल विद्युत और परिवहन के साथ साथ जीवन प्रदान करती है। फिर उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, विशाल वन घास भूमि का भंडारण है, दुर्लभ जड़ी बूटियां उपलब्ध कराता है, भारत की जलवायु का निर्धारण करता है। यहाँ जरूरत थी कंक्लूजन की, इसलिए लिख दिया। अनेक जीव जंतुओं और वनस्पतियों को आधार प्रदान कर जैव विविधता को भारत में समृद्ध बनाता है। ये कहीं कंक्लूजन नहीं है, लेकिन उसकी क्लोजिंग है ये उस प्रश्न की। इससे ये पता चलता है कि भाई ये जो 5 पॉइंट है ये मेरे महत्व वाले ये खत्म हो गए, मैं छठा और नहीं लिख रहा हूं। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करने की कोशिश करनी है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इससे आपको बहुत कुछ सीखना है। एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, बांगर और खादर में अंतर लिखिए। अब या तो बहुत सारे बच्चों ने बीच की लाइन डाल करके बांगर, खादर और पॉइंट्स वाइज आंसर लिखा होगा, कुछ लोगों ने वन लाइनर लाइन फॉर्मेट में अंतर लिखा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अब आप बड़े हो गए हैं, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। यहाँ आधार हो, यहाँ बांगर हो और यहाँ खादर हो। आधार निर्माण, पुरानी जलोढ़ मृदा से नवीन जलोढ़ मृदा से, उपस्थिति चूना, काप, बालू, कंकड़, पत्थर, बालू, उपजाऊ, कम उपजाऊ, अधिक उपजाऊ, वर्षा का पानी प्रतिवर्ष नहीं प्रतिवर्ष प्राप्त, कृषि, उपज, मृदा और विस्तार। हमने 8 पॉइंट लिख दिए, जहां कम जगह थी वहां। और यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये एक नदी का उद्गम हुआ, यहां से वो बहते हुए अपनी नदी तंत्र बनाती है। यहाँ भाबर क्षेत्र, यहाँ तराई क्षेत्र, और फिर यहाँ से जब बहती है तो ये बाढ़ का पानी यहाँ पहुंचा। और इस तरीके से पहले बांगर और फिर ये खादर हो गया, और यहाँ डेल्टा डेल्टा के रूप में वो नदी का विलीन हो गया। इस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन आपको चित्र के रूप में प्रेजेंट कर देता है कि इन दोनों में क्या है, और जितने पॉइंट चाहिए थे सब कुछ बना दिया। देखो, चार्ट भी बना दिया, मैप भी बना दिया, या चित्र भी बना दिया। ये हमें करने की कोशिश करनी है, तब जाकर आपको इस 7 में से कम 5 नंबर मिलने की स्थिति पर आप पहुंच जाओगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप के लाभ बताइए। अब यहाँ थ्योरी की जरूरत नहीं होती है भैया, यहाँ कंक्लूजन और भूमिका लिखनी होती है। ये प्रश्न वैसा हुआ, भूकंप अर्थात पृथ्वी सतह का हिलना एक प्राकृतिक घटना है। एक लाइन है ये, केवल एक लाइन में भूमिका लिख दी, भूकंप अर्थात पृथ्वी सतह का हिलना एक प्राकृतिक घटना है। इतनी सी बात भूमिका हो गई। फिर उसके लाभ पूछे हैं, तो देखो, भूभाग भूगर्भ में छिपे हुए बहुमूल्य खनिज और धातु का धरती सतह पर आ जाना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी लेना, नदी के मार्ग के अवरुद्ध होने से नई नई झीलों का बनना, समुद्र में नए द्वीपों का निर्माण होना, जब पृथ्वी की कई प्लेटें ऊपर उठ जाती हैं, चट्टानों के भूस्खलन से टूट फूट होती है, और अपक्षय की क्रिया अपर्दन मतलब बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य को फायदा होता है। अब यहाँ कंक्लूजन पे बात करते हैं कि भूकंप एक विनाशकारी घटना है, लेकिन इसके छुपे हुए या गौण रूप से कुछ लाभ भी है, ये इसका कंक्लूजन होना चाहिए। सामान्यतः भूकंप एक विनाशकारी आपदा है, जिसे जैसे 2001 में भुज भूकंप जो कि गुजरात में था, जिससे अपार जनहानि हुई, लेकिन इसके अनेक लाभ भी हैं। कुल मिलाकर हमें उस प्रश्न के आंसर को पूर्णता देनी है, और वही इस तरीके से दी जाती है। जब किसी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव वे में पूछा जाए तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। अगर यही उल्टा होता कि भूकंप के हानि पूछी गई, तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि भूकंप एक विनाशकारी घटना है, लेकिन इसके कई गौण लाभ भी होते हैं, जैसे एक आधा बता करके फुल स्टॉप कर दो। ये इसके आंसर लिखने का तरीका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पहले भूमिका लिखनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जो निम्न कारकों से प्रभावित होती है। 1 2 3 4 5 करके 5 कारण बताने, आपको बताने ही पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? भू आवेष्टित राज्य, कर्क रेखा, पर्वत एवं पहाड़ियों की स्थिति,
भूमध्य रेखा से दूरी, पठार तथा नदियों का मायका। ये आपको 5 कारण बताने, फिर जगह नहीं बची तो कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता दूं कि जियोग्राफी में कंक्लूजन सारे प्रश्नों में नहीं लिखा जाता है, जबकि जो राजनीति है, पॉलिटी है, आपका जो संविधान है, उसमें हर प्रश्न में कंक्लूजन लिखना ही पड़ेगा, बिना उसके काम होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भुवन क्या है? एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। भुवन क्या है? यहाँ आपको सारे ऑफर दिए गए, करंट अफेयर जोड़ लो, यहाँ आपको सारे ऑफर दिए, डाटा डाल लो, यहाँ पॉइंट वाइज लिख लो। आप देखें इस प्रश्न को। भुवन इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से भारत के किसी भी इंटरनेट की भारत में किसी को भी इंटरनेट की मदद से 3D रूप में देखा जा सकता है, किसी भी स्थान को। ये होना था। यह सॉफ्टवेयर अंग्रेजी हिंदी, अब यहां से देखो पॉइंट वाइज बात थी, लेकिन मैंने फिर भी पॉइंट नहीं डाला है। यह सॉफ्टवेयर अंग्रेजी हिंदी और तमिल भाषा में कार्यरत है। भुवन पर भारत के 300 से अधिक शहरों की तस्वीरें उपलब्ध हैं। उपयोग क्लीन गंगा अभियान हेतु भुवन गंगा पोर्टल और भुवन गंगा एप्लीकेशन का उपयोग किया गया, उसमें करंट जोड़ दिया। भुवन गेल पोर्टल, ये एक कंपनी का विशेष पोर्टल है, गैस पाइपों की देखरेख के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के समय निगरानी और नियंत्रण में सहायता के लिए। यह पर्यावरण, राजमार्ग, नौवहन में सर्वाधिक से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध कराता है। अब करंट अफेयर्स फिर जोड़ा। 2009 से अब तक अनेक क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान कर चुका है। ये इसका क्लोजिंग हुआ। यहाँ कंक्लूजन नहीं लिखते ना, यहाँ क्लोजिंग की बात आई है। देखो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, हमने एक सारी कसर पूरी की, उसका अर्थ बता दिया, उसकी विशेषता बता दी, उसमें करंट अफेयर जोड़ दिया और साथ में कंक्लूजन रूप में उसको भाव को पूर्ण भी कर दिया। इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग की कोशिश करनी है। मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि मैं 100% परफेक्ट हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ही अगर आज एक प्रश्न का आंसर लिख रहा हूं और कल मैं उसी प्रश्न का आंसर लिखूंगा तो शायद मैं कल और अच्छा लिखूंगा। मेंस परीक्षा में कुछ भी गलत या सही नहीं होता है, यहाँ रोज अपडेशन किया जा सकता है, रोज सुधार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ये जो सीरीज का उद्देश्य है वो आप सब लोगों की स्थिति में सुधार करना है, ना कि 100 में से 100 भगवान बनाना, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ आ जाओ, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए। देखो 2 लाइन में भूमिका लिखी है, कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर के कारण होने वाली वर्षा जो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का प्रकार है वो मानसूनी वर्षा है। ये हमने उसके अर्थ के बारे में बता दिया। फिर यहाँ उसकी विशेषताएं, क्योंकि पूछी क्या थी विशेषता, वर्षा का असमान वितरण, अनियमित वर्षा, अनिश्चित वर्षा, वर्षा का दुष्प्रभाव, पर्वतीय वर्षा। ये हमने 5 विशेषताएं बताई हेडिंग डालकर, और उनकी डीप में भी आंसर है। देखो पहले पे जाओ, वर्षा का असमान वितरण, चेरापूंजी में जहां 1000 सेंटीमीटर, वहीं राजस्थान में केवल 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, ये उसका पूरा पॉइंट हुआ। अनियमित वर्षा, कभी लगातार तो कभी लंबा अंतराल। अनिश्चित वर्षा, कभी समय से पूर्व तो कभी समय के बहुत समय पश्चात तक। अवधि मात्र 2 मतलब अवधि का निर्धारण भी नहीं। ये हमने उन पॉइंट्स की भी डिटेल कर दी। ये इस तरीके से आपको आंसरिंग करनी है कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भूमिका लिखें, पॉइंट वाइज आंसर करें, और पॉइंट में कम से कम 5 पॉइंट लिखने की कोशिश करें, उससे कम नहीं लिखना है। 5 से ज्यादा चलेंगे, 6 चलेगा, 7 चलेगा, जगह जितनी हो। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, ये फुल प्रूफ आपको छूट दे रहा प्रश्न की करंट अफेयर्स डालो, आप जो लिख सकते हो वो लिखो। देखो पॉइंट वाइज क्या लिखा है। मृदा की ऊपरी परत जो जल, वायु आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया ही मृदा अपरदन कहलाती है। एक प्रकार से भूमिका हो गई है। और फिर यहाँ लिखा स्थानीय और व्यक्तिगत कारक, और यहाँ लिखा वृहद स्तरीय उपाय। पहले में लिखा वन रोपण और सूखे क्षेत्र में वन रोपण हो गया। बाढ़ नियंत्रण हेतु चेक डैम, खेती में मेड़ निर्माण, झूम कृषि का नियंत्रण, कृषि पर नियंत्रण, अति पशुचारण पर नियंत्रण, फसल चक्र पद्धति को अपनाना, सिंचाई की स्प्रिंकलर और छिड़काव पद्धति। 2025, अब देखो ये हो गया इधर के कारण, इधर हो गए बीहड़ों में पर्यटन,
और टूरिज्म प्लेस का विकास, विकास में बजट का आवंटन, केंद्रीय योजनाएं, ग्रीन बेल्ट का विकास, समतल धरातल का समतलीकरण। ये हो गए सरकारी प्रयास। इस तरीके से दो भागों में बांटा। माने असली में हमने 10 पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट लिख दिए। और फिर यहाँ 2 लाइन में देखो करंट अफेयर्स जोड़ा गया है। 2025 में राज्य सरकार ने चंबल के किनारे मुरैना में हार्टिकल्चर कॉलेज हेतु 130 एकड़ भूमि का आवंटन किया, जो इस मृदा अपरदन को रोकने के उपाय सुझाएगा। ये बहुत अच्छी बात है जो हमने करंट अफेयर्स भी हो गई। देखो फिर से बताऊं, हमारी भूमिका है इस प्रश्न में, पॉइंट में खूब सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, चार्ट बना करके 10 पॉइंट के आसपास लिखे गए, उससे भी ज्यादा, और साथ में कंक्लूजन के रूप में करंट अफेयर्स भी जोड़ दिया गया। तो अब और इससे अच्छा और क्या किया जाए, एक बेस्ट आंसर हमने यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की। और आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ऐसे प्रश्नों में आपको खदानों के नाम और मैप का जरूर सहारा लेना है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान है और देश के कुल उत्पादन का 40% उत्पादन केवल 3 जिलों बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा से किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के सौंसर और चिपली क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये एक प्रकार से उसका इंट्रोडक्शन या भूमिका या उसकी शुरुआत हमने लिख दी। अब आगे देखो, बालाघाट जिले में फिर भरवेली एशिया की सबसे बड़ी खदान है, साथ ही सीता पठार, सलवा, नेत्रा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, गोदावरी वर्धा घाटी, गोवारी घाटी, सीतापुर, काची ढाना आदि, झाबुआ, ये वाले एरियाज के नाम लिखे, एक मैप बनाया और उस बात को पूरी तरह प्रेजेंट किया। ये होता है एक अच्छा तरीका। बहुत बेस्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी जो बेसिक तरीका है उससे थोड़ा सा और सुधार की कोशिश की गई। ये आपको जो सारे आंसर मैं बता रहा हूँ पीडीएफ के रूप में आपको ग्रुप पर अभी के अभी सेंड कर दिए जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद में। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, नर्मदा नदी के बारे में बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न था। मैं मान रहा हूं कि 80% बच्चों ने यहाँ मैप बनाया, जबकि यह मैप बनाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ मैप की जरूरत नहीं थी, शब्दों की, फैक्ट्स की जरूरत थी। जितने ज्यादा फैक्ट लिख सकते हैं लिखने चाहिए थे, और फैक्ट्स कैसे लिखने हैं वो आप समझिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। एक प्रकार से मेरी भूमिका हो गई के बारे में बताना है। तो बारे में तो ऐसे बताया जाता है ना, उद्गम, बहाव क्षेत्र, लंबाई, अपवाह क्षेत्र, सहायक नदियां, परियोजनाएं, मुहाना। ये हमने 7 पॉइंट बता दिया। आप देखो इस प्रश्न में हर बात लिखी है। उद्गम अनूपपुर जिले में मेकल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से, बहाव विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से बहते हुए, लंबाई कुल लंबाई 13-12 और मध्य प्रदेश में 10-77, अपवा क्षेत्र इतना वर्ग किलोमीटर, सहायक नदियां 41, 4-5 के नाम लिखे, परियोजना इंदिरा गांधी, सरदार सरोवर नाम लिखे। फिर मुहाना कहाँ वो गिरती है, महत्व के कारण 2017 में। अब ये कंक्लूजन है, ये क्या है उसका कंक्लूजन। आप सोचिए, देखो भूमिका लिखी, पॉइंट में 7 पॉइंट लिखे, कंक्लूजन में क्या लिखा, महत्व के कारण 2017 में जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, इसे रिवर ऑफ प्लेजर कहा गया है, या इसे रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। उसकी तारीफ से उसकी अंत किया, और एक परफेक्ट आंसर हमने अपने इस आंसर में प्रेजेंट किया। आपको इसी तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। मैं आशा करता हूं कि जो बड़े बड़े प्रश्न उनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। 7 नंबर के प्रश्नों को अब आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते सीख जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, लेकिन मैं इस बार ये चाहता था कि आपको हर एक उस प्रश्न का आंसर लिख करके बताऊं जो कठिन है। तो मैंने उन 5 में से जो पहले पहले नंबर पे अथवा वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। मैं चाहता तो इसका अथवा सरल था, हर एक प्रश्न में अथवा सरल है, लेकिन फिर भी मैंने यही सिलेक्ट किया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल सागरीय क्षेत्र में क्यों होती है। ये प्रश्न आता तो सबको, लेकिन इसको 10 नंबर में 2 पेज भर के लिखना बड़ा कठिन था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिखा। देखो फिर वही पैटर्न होगा, भूमिका होगी, फिर मेन बॉडी होगी, और फिर कंक्लूजन में करंट अफेयर्स को साथ में लेते हुए कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल सागरीय क्षेत्र में होती है, क्योंकि महासागरीय सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराती है। वो आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है, पहली तापमान, आप डिटेल में इसको लिखें कि कितना तापमान चाहिए, वायुमंडलीय आर्द्रता उसको डिटेल में लिखा। तीसरा ऊर्जा का स्रोत डिटेल में लिखा, वाष्पीकरण डिटेल में लिखा। अब इनकी डिटेल में भी पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। 5वां नंबर पर्यावरणीय वायुमंडलीय परिसंचरण, इनको सबको डिटेल में लिखा।
अगले प्रश्न मतलब इसी प्रश्न में छठे पॉइंट पे डाला, बेरोमेट्रिक वायुमंडलीय दशा उसे भी डिटेल में लिखा, कोरियोलिसिस बल को डिटेल में लिखा, और फिर आप यहाँ देखेंगे आंसर में कंक्लूजन, उसको पूर्णता प्रदान की गई। देखो यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु के समय जब विषुवत रेखा, ग्रीष्म ऋतु के समय जब विषुवत रेखा में निम्न वायुदाब का विस्थापन 10 डिग्री अक्षांश से उत्तरी अक्षांश उच्च अक्षांश की ओर हो जाता है, तब वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल हो जाता है। बस इससे हमारा कंक्लूजन क्लियर हो गया। मैंने तो करंट अफेयर्स जोड़ा, तथा महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न हुए इनमें से प्रमुख जो चक्रवात होते हैं, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, टोर्नेडो, इनके नाम भी लिख दिए, ये भी जोड़ दिया। इससे आपका जो आंसर है वो पूर्णता को प्राप्त करता है। लिखा ये भी जा सकता था, ऊपर लिखे गए इन सब कारणों से जो है वो चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या समुद्री क्षेत्र में ही प्रेजेंट होता है। ये आपको आंसर लिखते आना चाहिए, इस तरीके का आंसर लिखते आना चाहिए। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था, दक्ष सिंचाई की या अच्छी सिंचाई की, दक्ष चलो कठिन शब्द है, कि प्रमुख विधियां बताइए। अभी देखो कितना सरल सा प्रश्न है कि अच्छी अच्छी विधि बता दो, आपको आपके हैंड में बॉल फेंक दी कि आप अपने हिसाब से बताओ। जल का न्यूनतम प्रयोग करते हुए जब अधिक से अधिक फसल क्षेत्र की सिंचाई सुनिश्चित की जाती है तो उसे ही दक्ष सिंचाई कहते हैं। एक तरीके से ये हमारी क्या हो गई, ये भूमिका हो गई है। फिर दक्ष सिंचाई का नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये उसकी विशेषता, अगर ऐसे हमारे पास कुछ अच्छे फैक्ट हो तो जरूर लिखें। फिर यहाँ पहली विधि स्प्रिंकलर या बौछार विधि। अब देखो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो मैंने 2-3 जगह पर चित्र भी बनाए हैं। अब यहाँ देखो ये स्प्रिंकलर विधि का डिटेल है, ये हेडिंग हो गई। इस विधि के अंतर्गत पानी को हवा के में स्प्रे किया जाता है जो नदी की भूमि पर एक समान रूप से गिरती है, यही स्प्रिंकलर है। यहाँ एक स्प्रिंकलर बना दिया और उससे पानी की बौछार करवा दी, इस तरीके से पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट ड्रिप सिंचाई, देखो आप ये ड्रिप सिंचाई की विशेषता भी डिटेल लिखी है। फिर बॉर्डर सिंचाई पद्धति आ गई। फिर चौथे नंबर पर जो अगली पॉइंट्स थे वो भी हमने डिटेल में लिखे, कुंड सिंचाई, चेक डैम सिंचाई। आखिरी में आंसर को कंक्लूड किया, उपरोक्त विधियां पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य को पूरा करती है, साथ ही शासन की अनेक योजनाएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2018, पीपीएमसी वाटरशेड योजना, ड्रिप सिंचाई मिशन 80% सब्सिडी द्वारा आदि भी सिंचाई को क्षेत्र को बढ़ाने में के प्रयास कर रहे हैं या के माध्यम से प्रयास जो है वो हो रहा है। ये हमें उसमें और जोड़ना है। ये एक तरीके से कंक्लूजन जिसमें करंट अफेयर्स हमने अपनी तरफ से जोड़ा, ये पूर्णता हो गई प्रश्न की। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। वही भूमिका, डिटेल उनकी और कंक्लूजन पर पहुंचना है। मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश वन संसाधन संपन्न राज्य है जो वन और वन आवरण क्षेत्र में शीर्ष स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में कुल वन वृक्ष आवरण इतना है। और फिर ये डिटेल में एक ब्रैकेट में एक छोटी सी बात आपको दिख रही होगी, वन सर्वेक्षण 2025 के अनुसार, ये महत्वपूर्ण है। वनों के आर्थिक दोहन हेतु राज्य में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, असली में भूमिका ये है, लेकिन ये उसका पृष्ठ है, मूल पृष्ठ, इसके बिना ये अधूरा। तो ये और ये बातें उस क्वेश्चन के स्टेटस या आपके स्टेटस को बताती है कि आप कितने शक्तिशाली, आप कितने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं। अब यहां से ये जो बातें लिखी गई है सब स्टूडेंट एक जैसी लिखेंगे। कागज उद्योग लिख दिया, बीड़ी उद्योग लिख दिया, लकड़ी चिराने का उद्योग लिख दिया, ये सब स्टूडेंट लिखते हैं। अगला देखो ये पॉइंट्स भी सब लिखते हैं, लाख उद्योग, कत्था उद्योग, दिया सलाई उद्योग, चिप बोर्ड पार्टिकल, लेकिन ये कंक्लूजन फिर डिसाइड करेगा कि आपको कितने नंबर मिले जाए। देखो इस प्रकार वन संपदा संपन्न मध्य प्रदेश अनेक उद्योगों और वनों पर आधारित है, में अनेक उद्योग वनों पर आधारित है जो लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। पिछले वर्ष 1650 करोड़ रुपए का राजस्व शासन को इन वनों से प्राप्त हुआ, ये भी हमने आर्थिक सर्वेक्षण से लिया। इस तरीके से आपके आंसर को पूर्णता मिलनी चाहिए। देखो ये जो मेन बॉडी है, ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये सब स्टूडेंट ने लिखा है, कोई नई बात नहीं, लेकिन आपने भूमिका, कंक्लूजन, करंट अफेयर्स, इनमें क्या क्या अच्छी बातें जोड़ दी, ये आपको नंबर दिलाते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुनामी क्या है, इसके कारण पर प्रभाव समझाइए। इसमें असली में 3 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न,
उसका कारण और उसका प्रभाव, ये 3 प्रश्न हैं। अगर 10 नंबर में प्रश्न पूछा है तो 3-3 नंबर के हिसाब से आपको आंसरिंग करनी है। मैंने भी वही किया। ये शुरू का 3 नंबर, फिर ये कारण वाले पे देखो आप यहाँ पे शुरुआत का 3 नंबर और अगले पेज पर आपको अगले 3 नंबर मिलेगा। शुरू में इंट्रोडक्शन दे दो, भूमिका जैसा ही इंट्रोडक्शन होगा। महासागर या सागर तल में जल के वृहद स्तरीय विस्थापन को सुनामी कहा जाता है। सामान्यतः सागर तल में 7 से अधिक तीव्रता के भूकंप को सुनामी उत्पन्न होती है। इसका क्षेत्र प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र, यह जापानी भाषा का शब्द है। इसमें हमने क्या का आंसर कर दिया है। अब आप देखो कारण पर आओ। अब हमने यहाँ स्पेसिफाई उसे थोड़ा डिनोट करने की कोशिश की। प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, यह 5 बातें लिख दी, यहाँ 5 बातें लिख दी। ये मैप बना करके एक 2004 की महासुनामी जो आई थी हिंद महासागर में, उसका वर्णन करने की कोशिश की। और अगले प्रश्न पर आप देखो, सुनामी के प्रभाव को और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की। इसके 4 अंग बनाए: भौगोलिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। ये हमारी एक स्टूडेंट का आंसर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके सबके सामने प्रेजेंट किया। ये देखो एक बहुत अच्छे आंसर के साथ फिर कंक्लूजन भी है। यहाँ लिखो, देखोगे आप कंक्लूजन में हमें वही करंट अफेयर्स जोड़ना होता है, कुछ अच्छी बातों के साथ अपने बात को विराम देना होता है। यहाँ आप देखो, भारत सरकार ने सुनामी से निपटने के लिए डॉर्ट प्रणाली DART का उपयोग कर रही है, जो पूर्व सूचना द्वारा नुकसान को कम करने पर आधारित है। भविष्य में AI और रोबोटिक्स टूल्स के उपयोग से नुकसान को कम से कम करने हेतु शोध और अनुसंधान को भी सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरीके से आपका कंक्लूजन हो और ये पूर्णता मिले आपके आंसर को। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी प्रश्न जो इस टेस्ट का था वो मध्य प्रदेश में मृदा के प्रकार और वितरण को समझाइए। आपके आंसर में फिर वही बात, भूमिका, मैप हो, पॉइंट वाइज आंसर हो, वो चीजें होनी चाहिए। देखिए, जीवन का आधार मृदा है, जो वनस्पतियों के विकास हेतु नितांत आवश्यक है। भारत भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। एक प्रकार से भूमिका है और भूमिका के बाद उसका इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, या इंट्रोडक्शन में हमने बातें की काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, ये मिश्रित मृदा। ये चित्र सब लोगों ने बनाया होगा और यहाँ एक एक मृदा की डिटेल आपको दिख रही है। अब देखो, काली मृदा की डिटेल जियोग्राफी में अगर लिखी जाए तो कैसे लिखी जाती है, वो इस पैटर्न पे लिखी जाती है। यही प्रश्न अगर किसी और पेपर में होगा, अगर यही प्रश्न हमसे अर्थव्यवस्था में पूछा होगा तो वहां पैराग्राफ होगा। हमने लिखा निर्माण, दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से, स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी, चेरनोजम, प्रधानता। ये पूरा फैक्चुअल लग रहा है आपको, क्योंकि भूगोल में इसी तरीके से आंसर राइटिंग होती है। नेक्स्ट प्रश्न में इन 3 मृदाओं का भी इसी तरीके से वर्णन है। आप देखो, कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट ठूस ठूस करके भर दिए गए, पेट भर दिया सामने वाले का। भले ही इस क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करने की कोशिश की। देखिए, ये 1 घंटे से बहुत देर से मैं आप सब लोगों को बहुत सारे प्रश्नों के आंसर बता करके ये सिखाना चाह रहा हूं कि कहाँ आप कमजोर हैं, कहाँ आप में सुधार की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि जब ये YouTube पर वीडियो चल रहा हो तो कुछ लोग मुझ में भी कमी निकाल दें। भाई, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं एक सामान्य इंसान हूँ, लेकिन मुझे देखकर आप मेरी कमियां निकालने की बजाय आप अपनी कमियों को निकाल करके सुधारने की कोशिश करें। अगर आप एक टेस्ट से 5% सुधार भी अपने आप में कर लेते हैं, हमारे पास टोटल 16 टेस्ट होने हैं और सभी टेस्ट में इसी प्रकार से मैं खुद आपके आंसर्स को सुधारवाने की कोशिश करूंगा। अगर हमने एक टेस्ट में 5% भी सुधार किया तो 16 टेस्ट में आप 80% सुधर जाएंगे और ये शायद आपके जीवन का टर्निंग मोड सिद्ध हो सकता है, आपको पास करवा सकता है, किसी पोस्ट पर पहुंचा सकता है। हो सकता है कि आप इससे टॉपर बने। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए इस क्लास को मैं अंतिम रूप देता हूं। अगला जो टेस्ट है हमारा, वो संविधान का या दूसरे पेपर का पहला पार्ट होगा। मैं आशा करता हूं कि आप 5 दिन में उसकी अच्छी से तैयारी करके प्रेजेंट रहेंगे और फिर अपने आप में अपनी गलतियों को ढूंढकर सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुभ रात्रि। थैंक यू।